बात 1949 की है, जब एक 25 वर्षीय युवक संगीतकार नौशाद से मिलने आया और उसने कहा कि मैं बम्बई से जा रहा हूं क्योंकि मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है और मैं राग आधारित रचनाएं गाने के लिए पंजाब वापस जा रहा हूं। उस पर नौशाद साहब ने कहा, आप चंद रोज रुकिए, मैं आपके लिए ऐसे गाने तैयार करूंगा कि आप जल्दी ही गानों में रुचि रखेंगे। और इसी को लेकर उन्होंने एक राग आधारित गीत की रचना की। तो इस प्रकार इस युवक ने वहीं पर रुकना उचित समझा और वह और कोई नहीं, महान मोहम्मद रफी साहब थे। और गाइस, ये गीत वही था जिन्हें उन्होंने महानता तक पहुंचाया। सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे, यह वो गीत था। तो गाइस, बात करते हैं मोहम्मद रफी साहब की। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जी हाँ जनाब, गाना सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में आज बात करूंगी आपके साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज, मेरी आवाज़ तो बिल्कुल बेसुरी है और मुझे सुर ताल का कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में आज बात करेंगे। तुम मुझे यूं भुलाना। तो जनाब बस करती हूँ क्योंकि आपसे भी अब आगे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि मुझे खुद सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए जानते हैं कुछ मोहम्मद रफ़ी साहब जी के बारे में। गाइस, मोहम्मद रफ़ी साहब को दुनिया रफ़ी या रफ़ी साहब के नाम से बुलाती है और हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठतम पार्श्व गायकों में से वो एक हैं। अपनी आवाज़ की मधुरता और परास की अधिकता के कारण उनको पहचान मिली और उनके जो समकालीन सिंगर थे उनके बीच भी उनकी एक अलग ही पहचान थी। उनका जो गाना था, शुरू होते ही लोग समझ जाते थे कि ये आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की है और इसी कारण इन्हें शहंशाह तरन्नुम भी कहा जाता था। गाइस, तो गाइस, इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंध में इनका जन्म हुआ था। और गाइज, इनके फादर हाजी अली मोहम्मद साहब थे और अल्लाह रखी बाई इनकी माता थी। इनके भाई मोहम्मद दीन और मोहम्मद रफ़ी और हामिद रफ़ी, ये 3 भाई हैं। इनकी वाइफ का नाम बिल्किस रफ़ी है और उनके बच्चे नरगिस रफ़ी, शाहिद रफ़ी, हमीद रफ़ी, सईद रफ़ी, यास्मीन रफ़ी। और ज़्यादा की जानकारी नहीं है मुझे, इतने बच्चों की ही जानकारी है, 5 बच्चों की ही मुझे जानकारी है गाइस। तो चलिए गाइस, अब विस्तार से इनके बारे में जानते हैं। मोहम्मद रफ़ी एक ऐसे पार्श्व गायक थे जिनकी की समानता किसी से नहीं की जा सकती और उन्होंने 13 साल की इतनी कम उम्र में ही लाहौर में अपनी पहली प्रेजेंटेशन दी थी। गाइस, 1945 में फिल्म गांव की गोरी से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और महानतम आवाज उनको चुना गया। 40 साल के संगीत जीवन में कव्वाली, गजल, भजन, शास्त्रीय संगीत के साथ रोमांटिक और दुख भरे गीतों की भी अपनी पुरकोशिश आवाज से सजाया है उन्होंने। इसके साथ ही उन्होंने 25,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड करवाए हैं गाइज। और 1967 में उन्हें पद्मश्री, 6 बार फिल्म फेयर और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया हुआ है। तो चलिए गाइज, अब आगे चलते हैं। तो गाइज, ऊपर जैसे बताया है, मोहम्मद रफ़ी जी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर जिला पंजाब में हुआ था। रफ़ी ने अपनी कम उम्र में ही संगीत में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी गाइज, और बचपन में ही उनका परिवार ग्राम से लाहौर आ गया था। तभी रफ़ी के बड़े भाई, जो उनकी प्रेरणा के मुख्य स्रोत भी हैं, उन्होंने अमृतसर में नाई की दुकान की थी उस समय, और रफ़ी बचपन में इसी दुकान पर आकर बैठा करते थे। तब उनकी दुकान पर एक फकीर रोज आया करता था, सूफी गाने भी वो सुनाता था। जब वे 7 साल के थे तो उन्हें उस फकीर की आवाज इतनी अच्छी लगी कि वे दिन भर उस फकीर का पीछा करते रहते थे और गीत सुना करते थे। जब फकीर अपना गाना बंद करके खाना खाने या आराम करने या कुछ और काम करने चला जाता था तो रफ़ी उनकी नकल कर गाने की कोशिश किया करते थे और इस तरह उनका रियाज होता था। वे उस फकीर के गाए गीत उन्हीं की आवाज में गाने में इतने मशगूल हो गए थे कि उनको पता ही नहीं चलता था कि उनके आसपास लोग भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं। जब कोई उनकी
दुकान पर आता था उनके भाई की बाल कटाने के लिए, तो 7 साल के मोहम्मद रफ़ी से एक गाना सुनने की फरमाइश ज़रूर करता था और यह रिक्वेस्ट हमेशा रहती थी सभी लोगों की। मोहम्मद रफ़ी ने बेगम बिल्किस से विवाह किया था और उनकी 7 संतानें हुई, जिनमें 4 बेटे थे तथा 3 बेटियां। गाइस जब उनके परिवार के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बात आपसे शेयर करनी बहुत ज़रूरी है कि शायद ही कोई लोग जानते होंगे। उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में कम ही लोगों को पता भी है। वैसे बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी ने 2 शादियां की थी। अपनी पहली शादी की बात उन्होंने सबसे छिपा कर रखी थी क्योंकि उनकी वाइफ को ये पसंद नहीं था। इस शादी के बारे में बस दोनों के घर वाले ही जानते थे। गाइस इसका खुलासा मोहम्मद रफ़ी की बहू यास्मीन खालिद रफ़ी ने किया था। एक बार यास्मीन ने अपनी किताब मोहम्मद रफ़ी मेरे अब्बा एक संस्मरण में रफ़ी की पहली शादी का जिक्र किया, तब उससे सभी को पता चला। यास्मीन ने किताब में लिखा था कि मोहम्मद रफ़ी की पहली शादी 13 साल की उम्र में उनके चाचा की बेटी बशीरा बानो से उनके पैतृक गांव में हुई थी। गाइस और यह शादी ज्यादा दिन चली नहीं क्योंकि बशीरा ने रफ़ी के साथ भारत आने से मना कर दिया था। जब पार्टीशन हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो मोहम्मद रफ़ी का परिवार इधर आ गया था, बट उनकी जो चाचा की बेटी थी, जो उनकी वाइफ थी रफ़ी साहब की, उन्होंने इधर आने से मना कर दिया था। वो पाकिस्तान में ही रुकना चाहती थी। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय जब दंगों में बशीरा के माता पिता की भी मौत हो गई थी, इन दंगों से वो इतना डर गई कि उन्होंने भारत में रहने से इनकार कर दिया और लाहौर में ही रुक गई। जबकि रफ़ी अपना कैरियर बनाने के लिए मुंबई में आ गए थे और यहीं रहे और इस शादी से उनका एक बेटा भी हुआ था। और 1944 में 20 साल की उम्र में रफ़ी की दूसरी शादी सिराजुद्दीन अहमद बारी और तालिम मुन्निसा की बेटी बिल्किस के साथ हुई। रफ़ी के घर में उनकी पहली पत्नी का जिक्र नहीं होता था क्योंकि उनकी दूसरी पत्नी बिल्किस बेगम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अगर कभी कोई उनकी चर्चा करता भी था तो बिल्किस बेगम और रफ़ी के साले ज़हीर बारी इसे अफवाह कहकर बात को दबा देते थे। रफ़ी की दूसरी शादी से उनके 3 बेटे खालिद, हामिद, शाहिद और 3 बेटियां परवीन अहमद, नसरीन अहमद, यास्मीन अहमद हुई। रफ़ी साहब के तीनों बेटे सईद, खालिद और हामिद की मौत हो चुकी है। गाइस और ये सब बातें यास्मीन जो कि उनकी बहू हैं उन्होंने अपनी बुक में लिखी हैं। गाइस हम कह सकते हैं कि फिल्मी दुनिया में कई कलाकार ऐसे रहे हैं जो बेशक आम लोगों की पहचान से तो कोसों दूर हैं, लेकिन अपनी कला के जरिए वो हर दिल में बसे हुए हैं, हर दिल अजीज हैं। ऐसे ही कलाकारों में हम मोहम्मद रफ़ी का नाम भी शुमार कर सकते हैं। उनके नगमे आज भी लोगों को किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ते। उनके गाने अगर आपको थिरकने पर मजबूर कर देते हैं तो वहीं महबूबा में से अपने दिल की बात कहने और बिरहा में जलने रहे आशिकों की कहानी भी बयां करते हैं। गाइस मोहम्मद रफ़ी की आवाज का जादू ही कुछ ऐसा था कि आज भी उनके गाने कभी पुराने नहीं लगते। इन्हें जितनी बार सुनो ये मन की आवाज वही जोश और ताजगी से भर देते हैं। गाइस और मन की आवाज को बुलंद करते हैं। सुरों के इस फनकार ने 31 जुलाई 1980 को हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। गाइज यहाँ पर एक किस्सा है जो कि मोहम्मद रफ़ी साहब की से जुड़ा हुआ है, वो आपसे शेयर करते हैं। वैसे तो रफ़ी साहब का हर गाना यादगार है और सभी को मन को भाता है। सभी के पीछे एक कोई ना कोई किस्सा हो रहता है। हालांकि आज हम आपके सामने उनके उस गाने के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे गाते हुए उनके गले से खून बहने लगा था। किस्से का जिक्र म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद की बायोग्राफी नौशाद नामा द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ नौशाद में भी किया गया है। गाइस दरअसल 1952 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावरा में मोहम्मद रफ़ी ने ओ दुनिया के रखवाले गाना गाया था। ये गाना सुपरहिट भी रहा था, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इस गाने के लिए रफ़ी साहब ने कड़ी मेहनत की थी। उन्हें इस गाने के लिए कई दिनों तक घंटों घंटों बैठकर रियाज करना पड़ता था क्योंकि इस गाने के लिए उन्हें अपनी आवाज को काफी ऊंचे स्केल पर रखना पड़ता था। गाइस हद तो यहाँ तक थी कि कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार ये गाना पूरा हो ही गया। कहते हैं कि गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग की खत्म होने तक मोहम्मद रफ़ी के गले से खून तक बहने लगा था। उनके गले की हालात काफी खराब हो चुकी थी। गाइड इसके बावजूद उन्होंने कभी इसकी शिकायत अपनी तकलीफ नौशाद को नहीं बताई जो इस फिल्म के
म्यूजिक डायरेक्टर थे। हालांकि इसके बाद कई दिनों तक रफ़ी कोई गाना नहीं गा पाए। और बात तब की है, मोहम्मद रफ़ी के इस गाने को लेकर एक किस्सा और बहुत चर्चा में रहा है। नौशाद ने ही एक बार एक कार्यक्रम में बताया था कि ओ दुनिया के रखवाले गाने ने हर शख्स के दिल में एक खास जगह बनाई है। उन्होंने बताया कि एक कैदी को फांसी दी जा रही थी। इस दौरान जब उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने रफ़ी साहब के इसी गाने को सुनने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद जेल के रिकॉर्डर में ये गाना बजाया गया और इसके बाद ही कैदी को फांसी दी गई। इसी दौरान वहां मौजूद ज्यादातर लोगों की आंखें नम हो गई थी। गाइस मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज का जादू किस पर नहीं चला, ये हम समझ सकते हैं। जिसने सुना वो हमेशा के लिए उनका दीवाना हो गया। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए हैं। रफ़ी अपने दौर के हर बड़े अभिनेता की आवाज में गाने गाया करते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब रफ़ी साहब एक एक पैसे के लिए मोहताज थे। उस बुरे वक्त में संगीतकार नौशाद ने रफ़ी को ब्रेक देकर उनको फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री दिलवाई। नौशाद के दिए हुए इस मौके के बाद ही रफ़ी ने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गाइस रफ़ी साहब को सिनेमा में पहली बार एक कोरस गायक के तौर पर केवल सहगल की फिल्म शहजाद में काम मिला। रिकॉर्डिंग पूरी करने के बाद वो फिल्म के सेट पर बैठकर उस बैठे हुए इंसान पर संगीतकार नौशाद की नजर पड़ी। नौशाद ने रफ़ी साहब से पूछा, नौशाद ने कि घर क्यों नहीं जा रहे हो? इसके जवाब में रफ़ी ने बताया, कल भी काम करना है और जाकर वापस आने के पैसे नहीं हैं, तो बैठ गया। नौशाद ने कहा कि पैसे ले लेते, तो रफ़ी ने जवाब दिया कि बिना पूरा काम किए पैसे कैसे लेता। रफ़ी के इस उत्तर से नौशाद बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने उनको पैसे के साथ अपनी एक फिल्म में गाने गाने का मौका भी दे दिया। रफ़ी के फिल्मी कैरियर का पहला हिट दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी गाया नौशाद का दिया हुआ था, जो कि हिट साबित हुआ। लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सरल मन के इंसान रफ़ी साहब बहुत सुरीले थे। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ सबसे ज्यादा गाने गाए हैं। गाना कैसा भी हो वो ऐसे गा लेते थे कि गाना ना समझने वाला भी समझ जाए, वाह वाह कर उठे। ऐसे गायक बार बार जन्म नहीं लेते। बहरहाल क्या आप जानते हैं, वो अपने संगीतकार से ये कभी नहीं पूछते थे कि इस गाने के लिए उन्हें कितने पैसे मिलेंगे। कभी कभी तो वो महज 1 रुपए की फीस लेकर भी गाना गा दिया करते थे। मोहम्मद रफ़ी पंजाब और गाइस 26,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं उन्होंने। इनमें हिंदी के अतिरिक्त गजल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली तथा अन्य भाषाओं में भी गीत शामिल हैं। तो गाइस एक किस्सा और है, किशोर कुमार जो खुद एक बड़े गायक थे, जब फिल्मी पर्दे पर उनकी आवाज बनने की बात हुई तो रफ़ी साहब पर जाकर वो तलाश खत्म हुई। किशोर कुमार के लिए रफ़ी ने तकरीबन 11 गाने गाए। रफ़ी की सबसे खास बात यह थी कि उनकी आवाज हर एक्टर पर फिट हो जाती थी। दिलीप कुमार से लेकर देवानंद और शम्मी कपूर से लेकर राजेंद्र कुमार को जिस किसी भी एक्टर के लिए गाते थे, पर्दे पर यही लगता था कि रफ़ी नहीं, वो स्टार ही गा रहा है। नीलकमल का गाना बाबुल की दुआएं लेती जागो गाते वक्त बार बार उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे और उसके पीछे एक कारण भी था। उनकी बेटी की सगाई हुई थी उस गाने के गाने से एक दिन पहले ही, इसलिए वो काफी भावुक थे। फिर भी उन्होंने ये गीत गाया और इस गीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। मोहम्मद रफ़ी ने 6 फिल्म फेयर और 1 नेशनल अवार्ड समेत कई पुरस्कार हासिल किए हैं। गाइस भारतीय भाषाओं के अलावा उन्होंने पारसी, डच, स्पेनिश, इंग्लिश में भी गीत गाए हैं। मोहम्मद रफ़ी का आखिरी गीत फिल्म आसपास के लिए था, जो कि उन्होंने अपने निधन से ठीक दो दिन पहले ही रिकॉर्ड किया था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था इसमें और बोल थे इस फिल्म के गीत के, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। और उनके गुजर जाने के बाद संगीतकार नौशाद ने कहा था, कहता है कोई दिल गया, दिल भर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। जिस दिन मोहम्मद रफ़ी साहब का निधन हुआ उस दिन मुंबई में जोरों से बारिश हो रही थी और फिर भी उनकी अंतिम यात्रा के लिए कितने 10,000 लोग सड़कों पर थे। मशहूर एक्टर मनोज कुमार ने तब कहा था, सुरों की मां सरस्वती भी अपने आंसू बहा रही है आज। और जब उन्होंने अपना आखिरी गाना रिकॉर्ड किया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से विदा ली तो उन्होंने कहा, तो मैं चलूं। शायद यही टाइम उन्हें पता लग गया था, क्योंकि इसके 2 दिन बाद ही उनका निधन हो गया था और इनके वो शब्द आखिरी शब्द थे कि तो मैं चलूं। क्योंकि जब किसी व्यक्ति का अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उस वक्त उसकी कही हुई एक एक बात याद आती। आपको पता है गाइस, जब मोहम्मद रफ़ी साहब का निधन हुआ तो ऐसा लगता था कि जैसे पूरी ही प्रकृति, पूरी ही कायनात रो रही हो। मोहम्मद रफ़ी ने अपने कैरियर में 25,000 से भी ज्यादा गाने गाए। वे जाते जाते भी संगीत प्रेमियों के लिए खूबसूरत सौगात छोड़ गए हैं। रफ़ी साहब का जब निधन हुआ उस दिन लगता था कि जैसे कि
पूरी कायनात रो रही है गाइस, क्योंकि उस दिन इतनी बारिश हुई, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ईश्वर को भी रोना आ रहा है। 31 जुलाई को उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। और जमकर बारिश तो हो ही रही थी, उसके बाद भी उनकी अंतिम यात्रा में 10,000 से भी ज्यादा लोग आए थे गाइस। यहाँ पर गाइस एक बात और ऐड कर दें कि दिलचस्प बात यह हमने देखी कि रवि साहब का दिल कभी भी फिल्मी संगीत में नहीं था। उसे वो कमतर और विशुद्ध रूप से व्यावसायिक ही मानते थे, यह सुना गया है। बड़े गुलाम अली खान, जीवन लाल मट, फिरोज निजामी, अब्दुल वाहिद खान आदि से प्रशिक्षित रवि पार्श्व गायक के बजाय शास्त्रीय गायक बनना चाहते थे। नौशाद साहब ने ही मोहम्मद रफी को फिल्मों के लिए शास्त्रीय गीत गाने के लिए प्रेरित किया था। फिल्म समीक्षक फिल्म फहीम मलिक ने 1984 में उर्दू पत्रिका शमा में लिखा था कि नौशाद ने रफी को ध्यान में रखते हुए शकील बदायूनी को इल्मी शायर से फिल्मी शायर बनाया था। कौन भूल सकता है कि शकील, नौशाद और रफी की तिकड़ी को, जिसने श्रोताओं को अपने तिलिस्म में जकड़ रखा था उस टाइम, जिससे आज तक वो बाहर नहीं निकल पाए हैं। गाइज, मोहम्मद रफी साहब एक पंजाबी मुसलमान थे, इस वजह से उनकी मातृभाषा पंजाबी थी, उर्दू नहीं। वास्तव में उनका पहला गाना रिकॉर्ड किया गया गाना फिल्म गुल बलोच का पंजाबी नंबर था, इसलिए जब उन्होंने बॉम्बे में हिंदी उर्दू गाना गाया तो उनकी पंजाबी में उर्दू में हस्तक्षेप किया। लखनऊ के रहने वाले नौशाद एक बार फिर से रफी के बचाव में आए और उन्होंने उन्हें उर्दू डिक्शन सिखाया और बदले में रफी साहब ने नौशाद साहब को पंजाबी सिखाई। गाइज, अंत में गाइज इस वीडियो को एंड करते हुए यही कहूंगी कि नौशाद साहब ने भले ही केवल 67 फिल्मों में के लिए संगीत तैयार किया हो, रफी और नौशाद की जोड़ी ने हिंदी फिल्म संगीत को न केवल आकार दिया बल्कि खुद को भी अमर कर दिया।